Welcome to season 19. It's the first episode that we are recording in our podcast studio. YouTube पे हमने 10,000 सब्सक्राइबर पहुंच चुके हैं. So this will be our first episode. We'll do it in a mix of Hindi and English. और आज का गेस्ट बहुत ही स्पेशल है. He is the chairman and managing director of EKI Energy, the only carbon savings company that is listed in BSE. He is also the winner of the Rajiv Gandhi Award in 2014. तो मनीष, आप बताइए कि नॉन मेट्रो से आपने 1,000 करोड़ की कंपनी कैसे बनाई? तो इंदौर में कंपनी रहने का मेन रीज़न यही रहा क्योंकि आई बॉर्न बॉट अप एट इंदौर. एजुकेशन भोपाल में हुआ. मैंने एमटेक स्कूल ऑफ एनर्जी DAVV जो इंदौर में है वहाँ से किया. एंड देन आफ्टर वर्किंग फॉर 1 ईयर आई स्टार्टेड दिस ऑर्गेनाइजेशन नेम एनकिंग इंटरनेशनल ड्यूरिंग 2008 जो कि 2011 में इनकॉर्पोरेट हुई विद द नेम EKI एनर्जी सर्विसेज. जर्नी स्टार्ट हुई. I'll be 45 this year and quite honestly 2008 में मेरे को कुछ नहीं पता था क्लाइमेट सस्टेनेबिलिटी ये सारी चीज़ें के बारे में. तो व्हाट ड्रोव यू इनटू दिस बिजनेस सो अर्ली ऑन? तो मैंने जो अपना एमटेक किया है वो एनर्जी मैनेजमेंट में है और मेरे सारे कॉलेज सीनियर उस टाइम क्योंकि हमारी ग्लोबल कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री जो है वो 2005 में स्टार्ट हुई. तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी लगी कि सारे सीनियर वहीं जा रहे थे और एक साल जॉब करने के बाद में 2007-8 में एक साल जॉब करने के बाद में फिर मैंने कंपनी स्टार्ट की 2008-9 में. और उसके बाद में धीरे धीरे कंपनी ग्रो करती चली गई एंड वी आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कार्बन क्रेडिट प्रोजेक्ट डेवलपर. लास्ट ईयर की हम रैंकिंग देखें तो हम 3rd लार्जेस्ट रहे हैं इन टर्म्स ऑफ जो कार्बन क्रेडिट्स हमने डेवलपिंग नेशन से डेवलप करके डेवलप नेशन में जो सप्लाई किए हैं. और इंडिया में तो हम लार्जेस्ट हैं. मैं पिछले 5 साल में सस्टेनेबिलिटी एंड EV स्पेस में रहा हूँ तो मुझे थोड़ा सा आइडिया है. बट ऑडियंस के लिए आप अगर थोड़ा सा और बताएंगे अराउंड व्हाट इज कार्बन सेविंग, व्हाट आर कार्बन क्रेडिट्स एटसेट्रा. तो कार्बन क्रेडिट की बेसिक डेफिनेशन से जाएं जो ग्लोबल बेसिक डेफिनेशन है. आप कुछ भी बिजनेस एक्टिविटी करें जिससे 1 टन CO2 इक्विवेलेंट या तो आप एटमॉस्फेयर में जाने से रोके या एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब कर लें. तो हमारे 2 टाइप के कार्बन क्रेडिट्स होते हैं. एक होते हैं अवॉइडेंस बेस्ड कार्बन क्रेडिट और एक होते हैं रिमूवल बेस्ड कार्बन क्रेडिट. तो 7 ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं जो यूनाइटेड नेशंस ने बोली हैं कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है. और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, HFC, PFC, N2, NF3 एंड SF6 गैसेस हैं. कुछ भी हम बिजनेस एक्टिविटी करें जिससे कि हम एटमॉस्फेयर में जाने से इन ग्रीन हाउस गैसेस को रोकें या एब्जॉर्ब करने में हेल्प करें तो हमें एक कार्बन क्रेडिट मिल सकता है. जो प्रोजेक्ट ऑनर रिस्पॉन्सिबल है जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसे वो कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं जिससे कि वो एक सेकंड एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम बना सकता है उसको सेल करके और प्रोजेक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या उसको फाइनेंशियली अट्रैक्टिव बना सकता है. यू आर ऑल्सो अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी. आपका $100 मिलियन या 850 करोड़ के ऊपर आपका वैल्यूएशन है. यस. तो हम 2021 में हम लिस्ट हुए थे और प्रोबेबली वी आर द ओनली कंपनी ग्लोबली जो कार्बन क्रेडिट डोमेन में काम करती है और लिस्टेड डोमेन में. यू आर ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ कार्बन एसोसिएशन इन इंडिया. तो उसके बारे में भी कुछ बताइए. हमारे काफ़ी सारे क्लाइंट हैं जो आज तक सिर्फ इंटरनेशनल मार्केट में वॉलंटरी कार्बन मार्केट में क्रेडिट सेल करते आए. इंटरनेशनल टैक्सेस जो इंडियन एक्सपोर्टर्स के ऊपर में इम्पोज होने जा रहे हैं जिसका नाम है CBAM. तो सबसे पहले इंडिया में अवेयरनेस की काफ़ी प्रॉब्लम है. दूसरा पॉलिसी एडवोकेसी, पॉलिसी मेकर के साथ में अवेयरनेस क्योंकि आज तक हम सिर्फ सेलर रहे हैं. अब इंडिया में खुद मार्केट बनने जा रहा है. बायर, सेलर, इतने सारे इंटरनेशनल टैक्सेस, इंटरनेशनल ट्रीटीज, ये पूरी एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए हमने हमारे क्लाइंट्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जिसका कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया नाम है. एंड आई एम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ दैट एसोसिएशन एंड दिस एसोसिएशन इज डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब एजुकेटिंग स्टेट लेवल पॉलिसी मेकर्स, सेंट्रल लेवल पॉलिसी मेकर्स, नेशनल इन्वेस्टर्स हैं जो FDI के फॉर्मेट में इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कार्बन मार्केट्स में. हम उन्हें फैसिलिटेट करते हैं. तो ये स्पेसिफिकली एसोसिएशन अभी काम कर रहा है. यू आर ऑल्सो अ फॉर्च्यून अंडर 40 विनर 2 बार. बट बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि आपने 2014 में राजीव गांधी इंटरनेशनल अवार्ड भी जीता हुआ था. टेल अस अ लिटिल मोर अबाउट दैट. हमारी इंडस्ट्री के काफ़ी सारे फेजेस रहे हैं. पहला फेज़ रहा 2005 के पहले जिसमें बहुत छोटे लेवल पे ट्रेडिंग होती थी.
2005 से 11 में काफ़ी बड़े लेवल पे ट्रेडिंग हो रही थी इंडिया में। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर था कार्बन क्रेडिट्स का। ने क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया था, लेकिन वो अपने एमिशंस को रिडक्शन और कार्बन क्रेडिट परचेजिंग के लिए बहुत कुछ कर नहीं रहा था। तो काफ़ी सारी कंट्रीज़ जो हैं वो एग्ज़िट कर गई इस क्योटो प्रोटोकॉल से, और ऑल ऑफ द सडन मार्केट हमारा जो है वो क्रैश हुआ। लेकिन स्लोली हमने ऑलमोस्ट आप देखेंगे 2011 में 99% कंपनीज जो भी वर्क करती थी वो सब जा चुकी है, और वो दोबारा अभी तक भी नहीं आ पाई हैं। तो हम डटे रहे 2008 से लगा 11 11 से लगा के 2021 में एक्चुअली कार्बन मार्केट में फिर से बूम आया वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स का। और अब हम 24-25 में जो 3 मार्केट्स हैं पेरिस एग्रीमेंट के आर्टिकल 6.2 6.4 देखें हम, जो कॉम्प्लायंस इंटरनेशनल कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट जिसे हम बोलते हैं, नेशनल कॉम्प्लायंस मार्केट अगले 2 to 4 मंथ्स में इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा, और वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो है वो ईयर 2025 में एक गुड शेप एंड साइज में इंडिया में आ जाएगा। तो प्रोबेबली जो डिसीजन मेकर रहे होंगे अवार्ड्स के उस टाइम 2014 में, और जो आपने फॉर्च्यून 40 अंडर 40 का बताया, सो वॉट एवर द कॉन्ट्रीब्यूशन दैट I did and my organization did to the Indian carbon markets, probably we have rewarded because of those activities. You have, I think, done it for about 200 odd countries as your clients. So, what is the typical cycle? है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है, एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर ने COP21 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मीटिंग नंबर 21 में डिक्लेयर किया था कि इंडिया विश टू बिकम अ नेट जीरो नेशन बाय ईयर 2070। इसका मतलब ये हुआ कि जितने हम एमिशंस ऐड करते हैं ओवरऑल कंट्री, जितना हम एमिशंस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशंस जो हम ऐड करते हैं उतने ही हमें रिमूव भी करना है, तभी हम जाके नेट जीरो बन सकते हैं। तो हमारे नेशन ने ये इंटरनेशनल ट्रीटी साइन की है, तो प्राइवेट सेक्टर के ऊपर में भी उतनी ही ऑब्लिगेशन आ जाती है, क्योंकि जब नेशन को नेट जीरो बनना है तो प्राइवेट सेक्टर या बड़े एमिटर्स जो गवर्नमेंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर से आते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर या एमिटिंग सेक्टर्स जो हैं, उन सभी को कार्बन न्यूट्रलिटी या नेट जीरो एमिशंस की तरफ काम करनी होगा। यदि वो ना करें, क्योंकि हमारे पास में अभी ऑलमोस्ट 50 ईयर्स हैं, मतलब 2070 में हमें जाके ये मीट करना है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर इतना है, जैसे कि ESG प्रेशर, एनवायरमेंट सोशल एंड गवर्नेंस प्रेशर। तो बहुत सारे फंड हाउसेस हैं जो डेट इक्विटी प्रोवाइड करते हैं कॉर्पोरेट्स को, उन्होंने फोकस करना स्टार्ट किया है कि इक्विटी डेट या इक्विटी देंगे, उन्हें अपना ESG रैंकिंग इम्प्रूव करना है। ESG में ई मतलब एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज या कार्बन क्रेडिट्स या एमिशंस एक्चुअली, कि आप इंडस्ट्री में कितना एमिट कर रहे हैं इंडस्ट्री की वजह से या इंडस्ट्री की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस ऑपरेशंस की वजह से, आप उसे पहले मेजर करो, रिड्यूस करो, और सबसे लास्ट में उसे न्यूट्रल करो विद द हेल्प ऑफ बाइंग द कार्बन क्रेडिट्स। कॉर्पोरेट्स खुद से वॉलंटरीली एक्शन लेना चालू करे, नहीं तो इंटरनेशनल या नेशनल प्रेशर्स इतने, जैसे मैंने आपको ESG बताया, जैसे मैंने आपको SDGs जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जैसे CBAM आप एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन यूनियन में, और आप ज़्यादा एमिट कर रहे हैं एज कम्पेयर टू यूरोपियन यूनियन कंपनीज, तो आपको अपने एमिशंस रिड्यूस करने हैं, नहीं तो यू नीड टू बाय यूरोपियन यूनियन ओरिएंटेड कार्बन क्रेडिट्स, जिसको हम यूरोपियन यूनियन अलाउंसेस बोलते हैं, जो 70 to 100 यूरो में होते हैं, और फिर हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत अनवाइबल हो जाने वाला है ऐसा होगा तो। फिर सस्टेनेबल सप्लाई चेन प्रेशर, जैसे आप नाइकी है, प्यूमा है, उन्हें आप प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, शूज़ मान लीजिए लेस सप्लाई करते हैं, सोल सप्लाई करते हैं, तो वो वेंडर रिक्वायरमेंट्स उन्होंने क्रिएट करना स्टार्ट कर दी है कि पहले आप मेजर करो, रिड्यूस करो, और रेसिडुअल एमिशंस के लिए आइदर रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी परचेस करो, या कार्बन क्रेडिट्स परचेस करो, या इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स परचेस करो। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 22, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट ने मैंडेट दिया है टू ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विच इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर की वो बड़े एमिटर्स हैं उसके ऊपर में कैपिंग करे कि आप 1 टन स्टील बनाते हो तो आप 5 टन CO2 ही एमिट कर सकते हो, ऐसी कैपिंग मिलने वाली है, जो कि इलेक्शन की वजह से रुका हुआ था। लेकिन आफ्टर दिस इलेक्शन इन नेक्स्ट 5 मंथ्स टाइमलाइन, ऑब्लिगेटेड एंटिटीज हैं, उन्हें कितना टारगेट मिलेगा, उन्हें कैसे मेजर करना है, कैसे ऑडिट करानी है, कैसे क्रेडिट्स परचेस कर सकते हैं वो, ये पूरा कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट, जिसका नाम है कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम, इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा। और आज की तारीख में आप देखें सस्टेनेबिलिटी हर सेक्टर से आके जुड़ गया है। सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल ट्रेवल, ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आपने इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में बताया, सस्टेनेबल स्टे, सस्टेनेबल टूरिज्म,
सभी दूर आके सस्टेनेबिलिटी इतना कनेक्ट हो गया क्योंकि आज की तारीख में हर कोई समझता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, एग्जैक्टली ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसके इम्पैक्ट्स भी वो देख पाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सारे बायर्स हमारे जो हैं वो डेवलप नेशंस में है, सेलर डेवलपिंग नेशंस में है और आज तक हमारा मेजर फोकस पिछले 10 सालों की हम बात करें तो मेजर फोकस अवॉइडेंस बेस्ड कार्बन क्रेडिट्स पे ज़्यादा से ज़्यादा रहा है। अब हम फोकस कर रहे हैं रिमूवल बेस्ड कार्बन क्रेडिट्स क्योंकि हर कंपनी, हर कंट्री नेट ज़ीरो बनना चाहती है इन बिटवीन 2030 से लगा के 2070 के बीच में। तो हमने काफ़ी जो रिमूवल बेस्ड सेक्टर हैं जैसे कि एफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट डिग्रेडेशन को रोकने, एक हमने कोलैबोरेशन किया है विद रॉयल डच शेल जिसमें हमारी एक जेवी बनी है कॉल्ड एज अमृत नेचर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, वेयरइन हम इन्वेस्ट कर रहे हैं एग्रो फॉरेस्ट्री प्रोजेक्ट्स में जिसमें फार्मर्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं कि वो ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं, हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड लगाएं या टिम्बर से रिलेटेड ट्रीज़ लगाएं और उसके जो फ्रूट्स हैं या उनकी एक एडिशनल लाइवलीहुड और रेवेन्यू स्ट्रीम उनकी बन सके, ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं और साथ के साथ में कार्बन क्रेडिट्स भी बने जिससे कि हम रिमूवल बेस्ड सेक्टर में ही अपनी लिगेसी मेंटेन कर सकें। तो रिमूवल बेस्ड में एक तो नेचर बेस्ड है, फिर हम बहुत वर्क कर रहे हैं बायोचार से रिलेटेड जिसमें जो वुडी बायोमास है या बायोमास स्पेसिफिकली है उसको हम बायोचार में कन्वर्ट करें, उससे उसको हम अपनी फील्ड्स में, एग्रीकल्चरल फील्ड्स में डिप्लॉय करें जिससे उसकी सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन जो है वो भी इम्प्रूव हो और साथ के साथ में हम कार्बन क्रेडिट भी क्लेम कर सकें। और जहाँ तक आपने CSR के बारे में बताया तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स को हम एजुकेट कर रहे हैं कि जितने भी अभी तक वो CSR के एक्सपेंसेस करते हैं या इन्वेस्टमेंट्स करते आए हैं वो सिंपल खर्चा होता है और उस प्रोजेक्ट को अगले साल तक मेंटेन करने के लिए फिर उन्हें खर्चा करना होता है, नहीं तो वो प्रोजेक्ट अपने अपने ऑटोमेटिकली नेचुरल डेथ पे चला जाता है। तो वही फंड को यदि हम कार्बन क्रेडिट्स जनरेट करने वाले प्रोजेक्ट्स में लगाएं, जैसे इम्प्रूव्ड कुक स्टोव, एक हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है नासिक में जिसमें हम इम्प्रूव्ड कुक स्टोव बनाते हैं जिससे 50% वुड कंजम्पशन कम हो जाती है रूरल हाउस होल्ड्स के लिए, क्योंकि आप देखें इंडिया में या मेजॉरिटी एशिया और अफ्रीका में अभी भी फ्यूल वुड जो है या फायर वुड जो है उसी को यूज़ किया जाता है खाना बनाने के लिए और वो इतनी इनएफिशिएंट तरीके से होता है। आपने यू शेप चूल्हे देखे होंगे या 3 स्टोन के ऊपर में ही लोग खाना बनाना स्टार्ट कर लेते हैं, तो उसमें सिर्फ 5% के आसपास में हीट मिल पाती है और बाकी 95% हीट जो है वो वेस्ट हो जाती है। तो हमने एनर्जी एफिशिएंट चूल्हे या कुक स्टोव्स बनाए हैं जिसमें 50% वुड कंजम्पशन कम हो जाती है, 70% स्मोक एमिशन कम हो जाता है, जिससे कि हेल्थ है, जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, घरों में जो रहते हैं रूरल हाउस होल्ड्स, और साथ के साथ में ये क्योंकि हमने एमिशंस को अवॉइड करने में हेल्प किया तो हमें कार्बन क्रेडिट भी मिल सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट अपने आप में सेल्फ सस्टेनेबल हैं क्योंकि हर साल आप कार्बन क्रेडिट अर्न करेंगे, हर साल उस कुक स्टोव्स को मेंटेन करने के लिए या एडिशनल लाइवलीहुड या जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं रूरल हाउस होल्ड्स की, हम वो कार्बन क्रेडिट को सेल करके उनको मीट करने में हेल्प कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स हैं इंडिया में जो अब धीरे धीरे अलाइन होना स्टार्ट हो गए हैं कि सिर्फ उन्हें खर्च ना करते हुए सेल्फ सस्टेनेबल रिलायबल CSR प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे फॉरेस्ट्री हुआ, इम्प्रूव्ड कुक स्टोव हुआ, वाटर फिल्टर्स हुआ। एक हमने इंडियन ऑयल का बड़ा इनोवेटिव सोलर कुक स्टोव मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो सोलर पैनल से बन रही है वो थर्मल फॉर्मेट में स्टोर होती है। तो वर्ल्ड की इनोवेटिव थर्मल बैटरी इंडियन ऑयल ने बनाई और मोर देन हमारे 7 SDG गोल्स होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो ये जितने भी हम एक्टिविटी करते हैं या जितने प्रोजेक्ट्स हम इम्प्लीमेंट करा रहे हैं CSR में, ये मोर देन 10 SDG गोल्स से सपोर्ट करते हैं। आप छोटा मोटा कोई सा भी CSR एक्टिविटी करें, 2, 3, 4 से ज़्यादा होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम रूरल कम्युनिटीज के लिए भी वो प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है इज ऑन हायरिंग। सो व्हाट इज द मेन थिंग जो आप देखते हैं एट द टाइम ऑफ हायरिंग? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी इंडस्ट्री की है कि किसी भी कॉलेज से आइदर अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट से हमें रेडीली ट्रेन्ड कैंडिडेट्स कभी भी नहीं मिल पाते हैं। तो यूजुअली हम प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल बैकग्राउंड रहे इंजीनियरिंग का और मास्टर्स रहे एनर्जी मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, पावर ट्रेडिंग, एनर्जी ट्रेडिंग। ये हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन हम देखते हैं।
दूसरा, हमें कम से कम 1 से 2 साल लगता है किसी भी कैंडिडेट को पूरी तरह से ट्रेन करने में। पूरी एजुकेशन, कैसे डॉक्यूमेंट्स को लिखना है, कैसे कंसल्टिंग स्किल्स या ऑडिटिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो भी स्किल्स चाहिए, वो सब हम ट्रेन करते हैं। तो हम सिर्फ एक ही चीज़ देखते हैं कि ये 2 बैकग्राउंड रहे और साथ में उसका लर्निंग एटीट्यूड जो है कैंडिडेट का वो अच्छा रहे, एंड देन वी हायर एंड ऑनबोर्ड देम। बहुत कुछ डेवलपमेंट हो रही है आपके 15 साल में भी। सो वेयर डू यू सी पर्सनली कि क्या होने वाला है? यदि पहले हम एनवायरनमेंट की बात करें कि एनवायरनमेंट जो है, ग्लोबल वार्मिंग बड़ा क्रिटिकल है हमारे ह्यूमन बींग्स या लिविंग बींग्स की सर्वाइवल के लिए ऑन प्लेनेट अर्थ। पेरिस एग्रीमेंट जो एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई है, जिसमें बोला गया है कि सारे नेशंस, आइदर डेवलपिंग हो, डेवलप्ड नेशंस हो, स्मॉल बिग, सभी को एक साथ मिलके क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को पहले स्टॉप करने के लिए हमें काम करना है। जिसमें एक उन्होंने टेम्परेचर गोल सेट किया है 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इसलिए आप देखें कभी भी कहीं पे भी क्लाइमेट चेंज और गूगल भी करें तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गोल देखने को मिलता है। अब दिक्कत यह है कि लास्ट ईयर 2023 तक 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैपिंग मीन्स कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से चालू हुआ, प्रोबेबली 1970 की हम बात करें, तब से इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी हाई स्केल पर रहा पूरे ग्लोबली। और हमारा अर्थ का टेम्परेचर, क्योंकि वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा एटमॉस्फेयर में एमिट होती चली गई, तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग या अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ना चालू हो गया। लास्ट 2023 में 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा अर्थ का टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियलाइज्ड इंडस्ट्रियल एरा से 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ चुका है, और 1.5 डिग्री की कैपिंग करना है हमें 2050 तक। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये 2030 तक ही ये ब्रीच हो जाने वाला है। तो जैसे जैसे ये टेम्परेचर राइज होता चला जाएगा, जितनी भी हमारे क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, नेचुरल कैलामिटीज, डिजीजेज हैं, ये सब की फ्रिक्वेंसी विथ इंटेंसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो ये तो बात हुई हमारी एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है। अब इसे रोकने के लिए हर नेशन काम कर रहा है, कंपनी काम कर रही है, लेकिन वो इतना एम्बिशियस नहीं है कि 1.5 डिग्री को भी हम सपोर्ट कर पाएँ। जितने भी नेशंस ने नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस डिक्लेरेशंस दिए हैं, यदि वो उसको पूरा भी फुलफिल कर लें तो 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी बढ़ना ही है। तो पहला है कि सारे नेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस एनडीसी टारगेट्स लेना चाहिए, जिससे हम 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की टेम्परेचर कैपिंग में तो सपोर्ट कर डालें। ये होना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही आप इंडस्ट्री के ऊपर में कैपिंग करें एमिशंस की, तो आपकी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि यू नीड टू बाय कार्बन क्रेडिट्स। क्योंकि आप एमिशंस कम करना या ज़ीरो करना इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन है, उसको कम करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी है, एनर्जी एफिशिएंसी है, ये सारे एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लास्ट में कुछ ना कुछ रेसिडुअल एमिशन तो रह ही जाना है। जैसे हम फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, हमारी इंडस्ट्री हम 100% रिन्यूएबल एनर्जी बैक कर लें, हम एनर्जी एफिशिएंसी कर लें, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर लें किसी भी इंडस्ट्री में, लेकिन आप एयरप्लेन तो यूज़ करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उसमें कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन हमारे पास में है नहीं। तो रेसिडुअल एमिशन किसी भी कंट्री के लिए या किसी भी कंपनी के लिए ये रहना ही है। और तभी फिर बात आती है हमारी फ्यूचर ऑफ द इंडस्ट्री की, जब कोई कंट्री नेट जीरो नहीं बन सकती अपने सारे एफर्ट से, जब कोई कंपनी नहीं बन सकती, तो रेसिडुअल एमिशंस के लिए उसे कार्बन क्रेडिट्स तो परचेस करना ही पड़ेगा। सो इंडस्ट्रीज फ्यूचर इज वेरी वेरी ब्राइट फॉर अस। कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट सिर्फ यूरोप और कोरिया में ही अभी एग्जिस्ट करते हैं। धीरे धीरे हर नेशन में और ग्लोबली आर्टिकल 6 पे ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ये बनने जा रहा है। तो एक कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट ही अपने आप में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री होगा बाय 2030। और क्वालिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट की डेफिनेशन क्या होती है कि कौन सा क्रेडिट अच्छा है, कौन सा क्रेडिट खराब है। हालांकि दोनों भी 1 टन CO2 ही है। और दूसरा है ग्रीन वॉशिंग, जो बायर्स अपने एमिशंस को कैलकुलेट तो करते हैं, लेकिन रिड्यूस ना करते हुए डायरेक्टली कार्बन क्रेडिट्स परचेस कर लेते हैं। उसे हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। जैसे हमारे घरों में वाइट वॉशिंग करते हैं, उसी टाइप से वो ग्रीन वॉशिंग कहलाता है। तो वो ग्रीन वॉशिंग और क्वालिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट प्लस रशिया यूक्रेन वॉर जो हुआ, उसके चलते हमारा वॉलंटरी कार्बन मार्केट जो है थोड़ा बैक सीट पे आ गया। प्लस कुछ कार्बन क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ग्लोबली आई और उन्होंने भी काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट किया ग्रीन वॉशिंग और क्वालिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट के लिए। तो अभी इंडस्ट्री हमारी 2021 में पीक पे थी,
जिसमें अराउंड $2 बिलियन की मार्केट कैप हो चुकी थी पूरी इंडस्ट्री की ग्लोबली, और उसमें हमारा अराउंड 20-25% मार्केट शेयर था। लास्ट 2.5 ईयर से इंडस्ट्री स्ट्रगलिंग विद दिस 2 इश्यूज, वन इज रिलेटेड क्वालिटी ऑफ कार्बन क्रेडिट एंड ग्रीन वॉशिंग इशू, और उसी के चलते हमारी इंडस्ट्री थोड़ी श्रिंक हुई है। हमारी बैलेंस शीट, हमारे टॉप लाइन, बॉटम लाइन भी थोड़े श्रिंक हुए हैं, मार्केट कैप भी उसी के चलते श्रिंक हुआ है। तो उसको एलिवेट करने के लिए हमारी 2 इंटरनेशनल गवर्निंग बॉडी बनी है, ICVCM, VCMI, एंड प्रोबेबली वो अगले 6 महीनों में ये जो 2 कंसर्न्स हैं इसको सॉल्व करेगी। मैकेंजी देखें, BCG, मॉर्गन स्टैनली, सभी ने फोरकास्ट किया है कि स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 24-25 अप टू 2030 जो हमारी $2 बिलियन की इंडस्ट्री थी अराउंड अभी $1 बिलियन के आसपास की है, ये वो फोरकास्ट किए हैं कि 10 to 200 बिलियन की ग्रोथ हमारी इंडस्ट्री देखेगी सिर्फ वॉलंटरी कार्बन मार्केट्स। और कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट जो नेशनल और इंटरनेशनल बन रहा है वो तो इंडिया या हमारे लिए अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो हमारे लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्लस हमने काफ़ी सारे डाइवर्सिफिकेशंस और एडिशनल सर्विसेज स्टार्ट की हैं, जैसे सस्टेनेबिलिटी सर्विसेज हैं, हम बायर्स को पूरा सपोर्ट करते हैं उन्हें कार्बन एमिशंस कैलकुलेट करने में, एमिशंस रिड्यूस करने में, लो कार्बन पाथवेज में। सॉफ्टवेयर सर्विसेज हमने, हमारी एक ग्रुप कंपनी है वर्ल्ड ऑफ सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर्स क्रिएट किए हैं पूरी सस्टेनेबिलिटी जर्नी को डिजिटाइज करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, छोटी हो बड़ी हो। कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग या मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हमने क्रिएट किया है जो कि बहुत जल्दी हम रोल आउट करने वाले हैं। तो डिकार्बनाइजेशन जर्नी ऑर्गेनाइजेशंस की है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमने ग्रीन फ्यूल के लिए एक ब्रिकेटिंग प्लांट लगाया है नासिक में, ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए एक पावर ट्रेडिंग कंपनी हमने स्टार्ट की है। तो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी और कार्बन क्रेडिट डोमेन में, एंड प्रोबेबली द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्री इज़ वेरी वेरी ब्राइट। जो हम सिर्फ 2030 की बात करें और सारे नेशंस ने 2050 और 2070 तक जो नेट जीरो गोल बोला है, तो इंडस्ट्री का फ्यूचर सिर्फ 2030 तक नहीं है, 2050, 2070 एंड ऑनवर्ड्स है, क्योंकि पेरिस एग्रीमेंट का हम गोल देखें तो ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे तो कैप लगाना है, फिर हमें रिवर्सल भी करना है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग जो भी हम कंसर्न्स अभी तक देख पा रहे हैं ये रिवर्स होके हम वापस प्री इंडस्ट्रियलाइज एवरेज पे आए, जो कि इस सेंचुरी में होते हुए दिखना मुश्किल है। और जब मुश्किल है तो कार्बन क्रेडिट इंडस्ट्री की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी विद ट्रेमेंडस ग्रोथ। 2030 तक हम $1 ट्रिलियन कॉम्प्लायंस कार्बन मार्केट हमारी इंडस्ट्री ग्रो करेगी, और जब इंडस्ट्री में ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है तो ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है। थैंक यू सो मच, बहुत ही नॉट ओनली इंटरेस्टिंग बट बहुत ही एजुकेशनल चैट भी था, क्योंकि मुझे बहुत चीजें नहीं पता था। जैसे नेट जीरो हम हमेशा देखते रहते हैं, पर मुझे फ्रैंकली बहुत अच्छा लगा जब आपने समझाया कि नेट जीरो है क्या। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग टेकन आउट द टाइम एंड लुक फॉरवर्ड टू मीट। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू।